जय हिंद विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 10वीं का जो मॉडल सेट साइंस का जो चल रहा है आपका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन उसका। तो आज 51 नंबर क्वेश्चन पे है। हम पिछले की वीडियो में 50 तक करा दिए थे, तो 51 नंबर से आज हम करेंगे। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा या धोने वाला सोडा, इसका रासायनिक सूत्र बताना है। तो आपको पता होगा कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक कौन होता है? NaOH होता है। प्रबल क्षारक के NaOH होता है। अगला है, हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो आपको याद होगा हेमाटाइट किस धातु का अयस्क होता है? तो हेमाटाइट होता है लोहा का अयस्क। किसका? लोहा का। हेमाटाइट लोहा का अयस्क होता है। अब आपको बताना है कि तांबा का अयस्क क्या होता है और जिंक का अयस्क क्या होता है। तांबा का अयस्क और जिंक का अयस्क क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? याद करिए कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण दो विधियों से किया जाता है। एक को कहते हैं भर्जन विधि या फिर भर्जन विधि कहते हैं, और एक को कहते हैं फेन प्लावन विधि। यहाँ पर भर्जन विधि नहीं दिया है तो हम क्या कहेंगे? फेन प्लावन विधि कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभिक्रिया 2Zn प्लस O2 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए यहाँ पर जो हो रहा है ना, वो इस यहाँ पर ऑक्सीजन एक जुड़ रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको कहते हैं उपचयन, ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? उपचयन या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र सब बच्चों को याद होता है C6H12O6। आप चीनी का भी सूत्र याद कर लीजिएगा, क्या होता है? C12H22O11, C12H22O11 होता है चीनी का सूत्र। अगला क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल में क्या हो जाता है? अम्ल जल में को आयनित कर देता है, आयनित हो जाता है, वो प्लस माइनस में टूट जाता है, इसीलिए। ठीक है, वो लाइन उसमें मारने लगता है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, लिथियम के ब्रातम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? तो लिथियम के ब्रातम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। कहो कैसे? तो लिथियम का परमाणु संख्या 3, ब्रातम पहला कोष में 1, दूसरा में पहला कोष में 2 और दूसरा में 1। तो ब्रातम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व। आवर्त सारणी के शून्य समूह को 18 वर्ग 18 भी कहा जाता है। इसको जितने भी शून्य वर्ग में होते हैं वो सब के सब अक्रिय गैस होते हैं। तो ये शून्य वर्ग में पहला ही होता है हीलियम। क्या होता है? हीलियम। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, इरेडॉन, ये सब क्या है? 18 के तत्व हैं। 60 है प्रश्न, निम्नलिखित में सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन है? सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व किसको कहते हैं? जिसको क्या करे, मतलब कि अपना आयन लेने की क्षमता रखे। ठीक है, अधातु ऋणात्मक होते हैं। तो ये सबकी ये और ये होगा नहीं, क्योंकि दोनों धातु है, या तो फ्लोरीन होगा या फिर आयोडीन होगा। तो कौन सा होगा? तो देखिए फ्लोरीन जो होता है ना, वर्ग 17 का तत्व है हैलोजन का, तो ऊपर होता है ये आयोडीन से। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। ठीक है, अगला है, हमारा शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.0 से 7.8, 7.0 से 7.8 के बीच में हमारे शरीर का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? अम्ल किस में है भाई? तो अम्ल देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, हमको याद है पहले ही H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आप लोग भी याद कर लीजिएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला देखिए 64 नंबर, निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? संश्लेषित सूचक करने का मतलब है कि कौन मानव निर्मित है। ठीक है, तो हल्दी तो प्राकृतिक है, लिटमस भी प्राकृतिक है, लाल पत्ता गोभी प्राकृतिक है। बचा कौन? मेंथिल ऑरेंज, ये का है
संश्लेषित सूचक है। सूचक मतलब जो लाल लिटमस पत्र को काला कर दे, नीला कर दे, उसको कहते हैं। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया करके क्या बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया करके क्या बनाता है, तो कार्बनिक अम्ल। कौन चीज से बनाता है, कार्बनिक अम्ल। आप बतलाइए कार्बनिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। तो कार्बनिक अम्ल का फॉर्मूला याद रखिएगा, H2CO3 होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला आप लोग बतलाइए, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी फॉर्मूला आप लोग बताइए। कॉपर पाइराइड्स का रासायनिक संगठन क्या होता है। कॉपर पाइराइड्स का रासायनिक संगठन क्या होता है, CuFeS2। देखिए CuFeS2 किधर है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। आप ये बताइए कि कॉपर पाइराइड्स किसका अयस्क है, किस धातु का अयस्क है, आप ये बताइए, कॉपर पाइराइड्स। अगला प्रश्न है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो देखिए मुक्त अवस्था करने का मतलब कि जो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, उस पर कुछ जंग उंग नहीं लगता है, तो उसको मुक्त अवस्था में कहा जाता है। तो तांबा नहीं, सोना होता है। कच्ची होता है, सोना होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए आपको याद करना पड़ेगा सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी को हम याद करने के लिए बतलाए थे कि काशीनाथ का माली आलू जरा धीरे पकाता है, वो ट्रिक होता है उसको याद करने का, कि जितने जो नीचे होगा वो अक्रिय होगा, जो जितने ऊपर होगा वह सक्रिय होगा या फिर अभिक्रियाशील होगा। ठीक है, जो कम होगा वो, जो नीचे होगा अधिक कम क्रियाशील होगा। तो इसमें आप बताइए कि कौन सबसे अधिक क्रियाशील है, सबसे अधिक क्रियाशील है। देखिए सबसे अधिक क्रियाशील हमारा सोडियम और पोटेशियम होता है, लेकिन इसमें सोडियम और पोटेशियम दिया है, नहीं दिया है। सोडियम और पोटेशियम नहीं दिया है, आपको देखना पड़ेगा, पूरा तत्व याद करना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, Zn हो जाएगा। इसमें Zn सबसे ऊपर रहता है। ठीक है, आगे देखिए, किसी अधातु के ब्रातम सेल में कितने ब्रातम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। देखिए अधातु के ब्रातम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, क्योंकि अधातु लेता है, तो धातु जब लेता है तो उसमें के ब्रातम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 से कम इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वह अधातु ना होकर धातु हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 4 5 7 4 5 6 7 ये सब हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 70 है, पीतल निम्नलिखित में से किनकी मिश्र धातु है। पीतल किससे बना होता है, तो पीतल कॉपर और जिंक से बना होता है, कॉपर और जिंक से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन है, सी ए नंबर है। अगला है, निम्नलिखित में कौन समावयवी है। निम्नलिखित में कौन समावयवी है। समावयवी किसे कहते हैं, देखिए जिसका जो आणविक सूत्र होता है, ठीक है, वह एक ही रहता है, लेकिन उसके संरचना जो सूत्र होता है वो अलग अलग होता है, तो उसको हम समावयवी कहते हैं। आप समावयवी में एक और बात याद रख लीजिए कि अगर 3 तक किसी तत्व के कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 तक है तो उसमें एक समावयवी होंगे। यदि 4 हैं तो 2, यदि 5 हैं तो 3, 6 हैं तो 5, 7 है तो 9, ऐसे करके होता है। तो इसका आंसर होगा एथिल एल्कोहल और डाई मेथाइल ईथर। ये दोनों का जो परमाणु, जो दोनों का आणविक सूत्र होता है एक होता है, लेकिन परमाणु संरचना अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, CH3O C2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार ना क्या नाम होगा। CH3 हो गया एथिल, C2H5 एथिल, और CH3 ये दोनों मिलकर बन जाएगा एथिल मेथिल ईथर। क्या बनेगा, एथिल मेथिल ईथर बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। तो ये बनता है Fe3O4, Fe3O4। जब हम लोग पढ़ाए ना, पूरा थ्योरी क्लास लिए हैं जब क्लासरूम में, तो ये सभी चीज़ें अच्छे से बतला दिया गया है। अभी केवल आपको यहाँ पर आंसर बतला दिया जा रहा है और कुछ आंसर जो अलग से बतलाया जा रहा है, ताकि वो भी आप याद कर लें, क्योंकि मॉडल सेट का मतलब है नमूना। सरकार ने अपना एक नमूना पेश किया है कि अगर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न ये तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन यही ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो खासकर आप लोग ऐसे प्रश्नों को याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व का वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग संख्या हम ज्ञात करने के लिए बहुत बार बतलाए हैं कि आप क्या कीजिए, उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए, या फिर ब्रातम कक्ष में ऐसे कीजिए 2
8, 10 हो गया और 6, 2 8 10 और 6 कितना हुआ 6 हो गया। बृहत्तम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गया 6। जब ये 6 हो गया, ये 2 से बेसी है, 2 से बेसी है, तो इसमें 10 और ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 16। इसका आंसर हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16। यदि किसी बृहत्तम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 आती है या फिर 2 आती है तो उसका वर्ग वहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर बेसी आता है, 2 से बेसी आता है तो उसमें हम लोग 10 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग ये बताइए कि एल्युमिनियम का वर्ग क्या होगा। ठीक, एल्युमिनियम किस वर्ग में है और ऑक्सीजन किस वर्ग में है और सोडियम किस वर्ग में है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए इस आंसर को, अगर आप देख रहे हैं तो। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 75। निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जो कम अभिक्रियाशील होगा उससे अभिक्रिया नहीं करेगी, तो कौन नहीं करता है जी, सीयू नहीं करता है। कौन नहीं करता है, सीयू। अगला है, एक मिश्र धातु में 90% सीयू और 10% टीन है, इस मिश्र धातु का नाम क्या होगा। तो देखिए, इसको हम कहते हैं कांसा कहते हैं, कांसा। अंग्रेजी में उसको ब्रॉन्ज कहते हैं, तो यहाँ पर ब्रॉन्ज दिया है। ठीक है, अगला है कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 78। निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है। तो ये कौन सा हो जाएगा जी, ये हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है। तो ये चांदी है। कौन सा, चांदी है। तो आंसर हो जाएगा इसका चांदी। अगला, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य को क्या कहते हैं। तो अयस्क में जो खराब पदार्थ भरे रहते हैं उसको हम गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। आपको होमवर्क में है कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, आप लिखिए और लिखने के बाद में उसका फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। ठीक है, हम होमवर्क के रूप में आपको दे रहे हैं, चेक कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 80 नंबर और अंतिम है। निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं। देखिए, धातु को अगर खींचा जाएगा तो उसको खींचा किस गुण के कारण जाता है, तन्यता। किसके कारण, तन्यता। धातु तन्य होती है, धातु तन्य होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 80 प्रश्न हो गए। अब इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी हम कराएंगे। ठीक है, हम लिख कर और आपको समझा कर उस सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्रत्येक रोज वीडियो देखिए। जो कमेंट सेक्शन में आपका होमवर्क तौर पर दिया जा रहा है उस होमवर्क को अच्छे से पूरा कीजिए। ठीक है, तो आज अब हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे कल।